नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज दो प्रोग्राम करने का मूड था, लेकिन चूंकि हमारे पास गेस्ट से हमारी बातचीत हुई और टॉपिक कुछ हम लोगों ने और डिसाइड किया, तो उसकी वजह से आज हमने सोचा कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उनके साथ क्या वाकई में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, या मिडिल क्लास जो है वो हमारे चैनल पे जो दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स पे, वो उस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं कर रही है। तो हम पाकिस्तान के कुछ मिडिल क्लास लोगों से मिलेंगे, और जो कि हमारे चैनल पे आते रहते हैं, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हम अब पाकिस्तान से अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मुजफ्फर भाई को। मुजफ्फर भाई, वेलकम टू द शो। आप म्यूट हैं मुजफ्फर भाई। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तमाम देखने वालों को भी हमारी तरफ से जो है वो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू मुजफ्फर भाई, वेलकम टू द शो अगेन। और हमारे साथ दूसरे जो हैं वो हैं भारत के मुतन्ने पत्रकार, काफ़ी टीवी चैनल्स पे काम कर चुके हैं, अपना खुद का चैनल चलाते हैं, और न्यूज़ ब्रेक्स विद रोहित शर्मा, कहना गलत या अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनका भी स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। रोहित दादा, नमस्ते। हाउ आर यू? नमस्कार। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और आपसे बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। आप दूसरों को लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होती है, लेकिन ठीक है। फिर भी ये जैसे बोलते हैं ना कि फुटबॉल का मैदान होता है, एक बार एक टीम इस साइड से खेलती है, वो अगले हाफ के बाद दूसरी साइड से खेलती है, ऐसा होता है। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे, पर अभी हम श्योर नहीं है कि वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। जब वो आ जाएंगे तो हम उनको भी जोड़ेंगे अपने साथ। इससे पहले कि वो जुड़े, हम शुरुआत करते हैं अपनी इस चर्चा की। सबसे पहले मुजफ्फर भाई की ओर चलते हैं। मुजफ्फर भाई का आप चैनल देखते रहते हैं, पिछले 2 दिनों से उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इनके चैनल को जाइए, देखिए, इनका सपोर्ट कीजिए। ही इज़ अ वेरी एक्टिव एंड बिजी मैन। मुजफ्फर भाई, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की मिडिल क्लास की हालत है? क्या वहाँ पे वाकई में जो बिजली का बिल जो हम सुनते हैं वो एक हवा बना हुआ है, या सच है, या ये झूठ है? ये मीडिया में भारत के पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। इन पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पब्लिक से बात करते हैं। मैं देख रहा था एक दिन पाकिस्तान में सब्जियां भी खिलवाए थे, जो भी माई आ रही थी, आप कहते इनको जो जाए दे दो। वो वाला मैंने आपका शो देखा था, और दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू ऑफर हेल्प टू दोज हु नीड इट। तो बताइए मुजफ्फर भाई, आप क्या समझते हैं, ये प्रोपोगेंडा है या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, अगर तो प्रोपोगेंडा होता तो फिर तो ये था कि एक बंदा प्रोपोगेंडा करता है, 2 करता है, 3 करते हैं। यहाँ पर तो आप अगर मौजूद हों और आप बाहर निकले पब्लिक के दरमियान में, उनसे उनके हालात पूछें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात क्या है। हर बंदा जो है वो अपने बिजली के बिल लेके जो है जा रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, कोई चाह रहा है कि जी मैं अपने घर की फलां चीज़, कोई फ्रिज बेच रहा है, कोई अपनी बाइक बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ये इस तरीके से वो सिर्फ बिजली का बिल मैनेज करने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना है। तो सिर्फ आप ये देखें कि एक बंदे को जिंदा रहने के लिए सिर्फ बिजली का बिल भरना जरूरी है, या उसके साथ साथ और भी उसके अखराजात होंगे। उसके घर के अंदर ग्रोसरी भी आनी है, सब्जी भी आनी है, और दूध भी आना है, और बच्चों की फीसें भी देनी है। अगर कोई बीमार हो जाता है उसने मेडिसिन भी लेनी है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा मसले है। और दूसरी जो बात है, मैं इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, जैसा कि आपको पता, मौजूद हूँ। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, और 100 से ज़्यादा जो बड़े यूनिट हैं फैसलाबाद के अंदर, जो वो बंद हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिट। और तकरीबन लाखों लोग, 2 लाख तो ये फिगर तो 2 लाख बताई जा रही, लेकिन मेरे ख्याल में लाखों लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि 2 लाख तो मुलाजमीन है ना, जो उनके मुलाजिम होंगे, जो लोग ट्रांसपोर्ट का इसमें अमल लगता है मुजफ्फर भाई की लाइट चली गई है। तब तक उस बीच में हम रोहित दादा के पास चलते हैं कि राधे राधे। राधे राधे रोहित दादा, राधे राधे। तो
कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ये दादा जो मिडिल क्लास है वो एक टफ कंडीशन में है पाकिस्तान में, या ये एक सब झूठ है, प्रोपोगेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, प्रोपेगेंडा अभी उन्होंने बहुत सही बात बोली कि एक आदमी करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे। कोई लेडी, कोई आदमी बिजली का बिल अपने घर पे लटका करके फांसी भी नहीं लटकता। हमारे साथ पाकिस्तान से एक और गेस्ट आई हैं दादा, हम क्षमा चाहेंगे आपको बीच में टोक रहे, और वो शायद हमको अच्छे से बता पाएंगे। रिबाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दादा, यदि आप मुझे ये परमिशन दें तो मैं ये प्रश्न इनसे कर लूं, क्योंकि ये पाकिस्तान से हैं तो ऑथेंटिक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो धन्यवाद आपका दादा, और महिला भी हैं तो उस नाते इनका पहला मत है। रिबाहा जी, भारत में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। यहाँ पे ये बड़ा प्रोपोगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, वहां पे बहुत बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन की वजह से, बिजली के बिल को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, राशन के बिल को लेकर बड़ी बातें होती हैं। आप खुद अपनी परिस्थितियां बताएं कि क्या ये सब प्रोपोगेंडा है या ग्राउंड रियलिटी है? ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी है। बिजली के बिलों ने तो एक आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज की जो गर्दन क्या सब कुछ ही तोड़ के रख दिया है। बुरे हालात है। और पिछले महीने यानी कि अगर हम एसी रात को सूंघ सूंघ के भी लगाएंगे ना, जब बहुत गर्मी थी, अब तो थोड़ा मौसम बेहतर है, कल रात को भी नहीं हमने एसी चलाया। लेकिन बात यह है कि जो बाबा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें तो चलाना पड़ता है। पिछले महीने बहुत गर्मी थी, तो जो बिल आया है 40,000 बिल आया, उसको भी एसी को हमने सूंघ सूंघ के लगाया, लेकिन फिर भी जो है वो 40,000 जो है हमारे मत्थे पड़ गए। और यकीन करें, देख के अभी तो ये 40,000 है ना, उसके अलावा और भी जो फैमिलीज हैं जिनकी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो जॉब करती हैं, एक इंसान जॉब करता है जिसकी सैलरी मिडिल क्लास बंदे की 50 या 60,000 होगी, उसको बिल ही 40,000 आ जाए, तो मुझे बताएं कि पूरा महीना वो बेचारा पकड़ के बैठा रहेगा। तो क्या कहेंगे, इस एसी को बेच के फिर मुझे लगता है बिल देना पड़ेगा हम लोगों को। तो यानी कि ये पूरे पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर, इन पॉलिसीज पर जो है वो गौर करना चाहिए हमें, कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे। एक गरीब आदमी, हम तो चलिए मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो हम फिर भी एसी जो है वो रात को लगा लेते हैं, लेकिन जो हमसे भी जो है वो लोअर क्लास तबका है, वो बेचारा क्या करेगा, वो किस तरह अपने जिंदगी को जो है वो चलाना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बिल तो एक दूसरी बात है, रोजमर्रा की उसका किचन चलाना ही जो है वो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो हमें एक तो जो राशन, लिटरली मैं आपको बताऊं, हमारे घर में 4 जने हैं, 4 से 5,000 का राशन आता था जब मैं मैट्रिक में थी। अब 8 साल गुजर गए इस बात को, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अब वही राशन जो है वो 40,000 रुपए का आता है लिटरली। और देखिए कितना डिफरेंस है कि 8 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि 8 सालों में कितना डिफरेंस आया। और अभी वो 40,000 का भी हम जो है वो ऐसे राशन मतलब खरीदते हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 महीना पूरा हो जाए, खुल डुल के वो राशन नहीं आता 4 लोगों का, जिसके घर में 4 लोग हैं उसमें वो, और सारी चीजें जो है वो हम कहते हैं ये लिस्ट में बना रही होती है मामा, तो इस लिस्ट में से ये चीज निकाल दो, ये चीज निकाल दो, इतना बिल आ जाए, ये इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तो इन्हीं के निकाल के कि चलो इसको अगले महीने हम इसको इस तरह राशन को पूरा करके ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ये हमारे घर का हाल नहीं है, ये ओवरऑल एक घर का हाल है, जहाँ पे 5 से 6,000 रुपए का 4 लोगों का राशन आ जाता था, और आज वही 40,000 रुपए आ रहा है। वो भी हम जो है वो सूंघ सूंघ के चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सूंघ सूंघ के घर में चीजों को रख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जब मेरे फादर के बीमार होने से पहले हम बहुत होटलिंग किया करते थे, बहुत ज्यादा जगहों पे, यानी कि घूमना फिरना हमारा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब से मेरे फादर की तबीयत डाउन 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 हो गई है, और उसके बाद भी हम ऐसा करते थे कि जब मैं अर्न करती थी तो मैं कहती थी कि यार बाजार से खा लेते हैं, आज यहाँ से खा लेते हैं, आज वहां से खा लेते हैं। अब ये सिचुएशन हो गई है, जो घर में खाना बनता है ना, उसको भी इस तरह खाया जाता है कि यार शुक्र है कि चलो घर में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बना हुआ है। यानी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि एक मिडिल क्लास में ये एक मतलब एक
बहुत जेन्युइन बात बता रही हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली का यहाँ पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, और आगे हालात जो है वो और ज्यादा वर्स्ट हो गए। यानी कि घर में जो बन रहा है वो ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी चीजें घर में बन रही हैं, जो दाल सब्जी चावल जो रोजमर्रा की हमारी बेसिक नेसेसरी है वो जो बन रहा है उस पर हम शुक्र अदा करते हैं कि यार एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हम यानी कि सर्कल चल रहा है। तो इसी के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम दूसरी जानिब भी देख रहे हैं कि कई ऐसे हैं कि जिन्होंने सुबह का खाना खाया उनको नहीं पता कि यार वो बेचारे रात को उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की भी सिचुएशन लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, पर यही बात है ना कि वो अपनी इज्जत बचाए बैठे हैं यहाँ पर। और अब तो वो हिसाब है, ना यहाँ से जाने के पैसे हैं ना यहाँ पर रहने के पैसे, तो हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं। क्या हमने इसका ख्वाब देखा था, इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? और अब सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट देखती हूँ कि बचपन में हम देखा कर जो ख्वाब देखा था जी, एक मिनट, आप पूछी थी क्या हमने इसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? मेरे ख्याल से किसी ने कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसे ही ख्वाब देखा गया। नहीं, अब नहीं ये कोई कहता, नहीं वो ख्वाब में नहीं था, नहीं वो ख्वाब में नहीं था, वो नहीं वो पाकिस्तान का ख्वाब जिन्ना साहब ने देखा था, उसके बाद जो आए थे वो ऐड ऑन करते चले गए कि हम घास की रोटी खाएंगे। ये एक्सटेंडेड ख्वाब में आता है, तो वो एक्सटेंडेड ख्वाब था कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे, वो ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो ये कल एक रील पर मीम देख रही थी कि ये वो जवानी तो नहीं है जिसके ख्वाब हम बचपन में देखा करते थे, और मुझे ये लगता है कि ये वो पाकिस्तान तो नहीं है जिसके ख्वाब हमने देखकर ये पाकिस्तान बनाया था। अच्छा, रोहित दादा से, मुजफ्फर भाई वेलकम बैक। पहले रोहित दादा से पूछें, वो जब से आए नहीं बोले हैं, तो ये दोनों ये क्वेश्चन मैं रोहित दादा और मुजफ्फर भाई दोनों के लिए। अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र कह लें शिवाशीष पांडे जी ने एक प्रश्न पूछा है कि रोहित दादा से, और मैं मुजफ्फर इसमें जोड़ देता हूँ कि क्या जब PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो बिकेगा तो क्या भारत उसको खरीद सकता है? इस पे आपका रोहित दादा क्या जवाब है, क्या उत्तर है आपका? देखो ऐसा है कि भारत ने अपनी खुद एयरलाइंस बेच दी, कहाँ से PIA खरीदेगा? ये मुझे नहीं समझ आ रही, कौन से सपने ले रहे हैं ये। हम 10,000 करोड़ पे वो ये नहीं करेगी भारत गवर्नमेंट, दादा एक मिनट, वो ये नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, कोई भारतीय रिलायंस खरीद ले। देखिए एयरलाइंस खरीदने में होता क्या है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। एयरलाइंस खरीदने में कुछ तो प्लेन खरीदे होंगे PIA ने, ठीक है, मैं मानता हूँ वो प्लेन मिल जाएंगे जो भी एयरलाइंस खरीदेगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है रूट्स। आपको रूट्स खरीदने पड़ते हैं। अगर दिल्ली से मॉन्ट्रियल या दिल्ली से लंदन का एक रूट है, उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये खरीदना पड़ता है रूट, तो ये रूट्स मिल जाते हैं। तो PIA के रूट्स जितने भी वो सारे मिल जाएंगे, तो PIA की उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी। तो PIA का इंडिया की कोई प्राइवेट एयरलाइंस खरीदना चाहे अगर, तो खरीद तो सकती है, प्रोवाइडेड पाकिस्तान उसे बेचना चाहे तो। दो चीजें, पाकिस्तान की भी इज्जत का सवाल है कि इंडिया को बेच दिया, वहां पर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम तो इंडिया को बेच रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। बट हाँ, एतिहाद वगैरह खरीद सकते हैं। अगर एतिहाद और एयर इंडिया ने या एतिहाद और इंडिगो ने कोई एक वो बना ली, अलायंस बना लिया और उसका नाम कुछ रखा और उसने खरीदा, वो हो सकता है। लेकिन रूट्स जो PIA के पास हैं वो रूट्स अच्छे हैं। अच्छे मींस इन द सेंस के अगर आपकी फ्लाइट रात को 2 बजे 3 बजे टेक ऑफ कर रही है दिल्ली से लंदन की फ्लाइट, तो उसमें पैसेंजर्स कम होंगे, सुबह वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स ज्यादा होंगे। ताकि हम थोड़ा डाइग्रेस हो रहे हैं, तो क्या इंडिया खरीदेगा, वो बर्दाश्त करेंगे, ये है क्वेश्चन। बात आप वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो इंडिया से गेहूं नहीं खरीद रहा, नमक नहीं ले रहा, तो फिर वो इज्जत का सवाल बना दिया उसको, तो वो कहां से अपनी एयरलाइंस बेचेगा? वो तो कोई चांस नहीं उसका, मुझे तो नहीं लगता। अगर पाकिस्तान में गुड सेंस प्रिवेल हो तो हो सकता है बेच दे, लेकिन एयरलाइन सेक्टर इंडिया में भी प्रॉब्लम्स में है। इंडियन एयरलाइंस वहां जाकर के खरीदना चाहेंगी, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबल रूट तो होगा। दुबई इस्लामाबाद, दुबई कराची, दुबई लाहौर या गल्फ लाहौर, गल्फ और पाकिस्तान के बीच में प्रॉफिटेबल रूट होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में प्रॉफिटेबल रूट होगा। यूरोप और पाकिस्तान का प्रॉफिटेबल रूट होगा, क्योंकि इसमें पैसेंजर्स बहुत ज्यादा होंगे और कमाई होगी, नो डाउट। पाकिस्तान उसको चला नहीं पाया, लेकिन रूट्स अच्छे हैं ये। पाकिस्तान की कोई प्राइवेट एयरलाइंस भी खरीद सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
मुजफ्फर भाई, आपको बहुत से लोग सलाम वालेकुम आदाब और ये ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो वेलकम बैक। तो आप ये बताइए, आप कुछ बता रहे थे, पहले तो अपनी बात पूरी कीजिए बिजली के बिलों के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। बिजली के बिलों की बात हो रही थी और बिजली वालों को लगता पता चल गया, उन्होंने मेरी बिजली बंद कर दी। सीरियसली इधर भी लाइट गई है, इधर भी लाइट गई है, ये यूपीएस चल रहा है। हाँ जी। मुझे लगता है सब जगह लाइट गई है। तो नहीं, अभी तो लाइट आ गई है। ये फैसलाबाद में आज बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से ट्रिपिंग हो रही है यहाँ पे। और बिजली के बिलों की जैसे हम हालात की बात कर रहे थे कि बिजली के बिल ही इस वक्त पूरे नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी अवाम जो है। यकीन माने, मैं जब फील्ड में जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो मायूसी है उनके अंदर। एक इस तरह है, वो उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों का फ्यूचर आगे क्या है, वो किस तरीके से सरवाइव कैसे करे। तो इसको लेके वो बाज जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो इस्लाम के अंदर मायूसी को गुनाह समझा जाता है और खुदकुशी को हराम समझा जाता है। अगर आज कोई मुफ्ती पाकिस्तान के अंदर एक फतवा जारी कर दे कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात के अंदर खुदकुशी करना जो है वो हराम नहीं है, वो जायज़ है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाए, वो खुदकुशी कर लेंगे। ये मैं आपको लिख के यहाँ पर देने को तैयार हूँ कि लोग इतने मजबूर, इतने बेकस, इतने पिसे हुए हैं कि उनको कोई होप, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई ऐसा लीडर हमारे पास नहीं है पाकिस्तान के पास कि जो पाकिस्तान को इस मंजदार से बाहर निकाल सके। ना वो इमरान खान के अंदर वो सलाहियत है, ना वो जो मौजूदा हुकूमत ये जो अभी है इसके अंदर सलाहियत है, और तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है हमारे पास कि हाँ ये इन दो के अलावा तीसरी ऑप्शन हो के वो जी वो पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकाल देता। तो हम तो उस जगह पर जाकर उस बंद गली में चले गए कि हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है। इतनी परेशानी। मैं आपको अपना, आप बिजली के बिल की बात कर रहे थे, ये मेरा बिजली का बिल मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे पास इतनी हिम्मत, इतनी सख्त नहीं है कि मैं इसको पे कर सकूं। 3 महीने हो गए हैं मैं बिजली का बिल नहीं दे सका। पहले महीने कितना आया बिल मेरा, ये लास्ट 3 मंथ का बिल मैं बता रहा हूँ, 35,000, फिर 35,000, अब 40,000। एक टोटल ये ऊपर नीचे करके 3 महीने का बिल 1,17,000 रुपए है। और मैं अब यहाँ पर जो मीटर मेरा काटने आए थे उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपकी मेहरबानी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं पैसे अरेंज करके आपको ये जमा करवा दूंगा। आप शायद ये आप लोगों के लिए ये एक हो कि कोई शायद देखा 1,14,000 नया, 1,17,000 आफ्टर ड्यू डेट जो है वो 1,17,000, ये मेरे ख्याल में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आ गया था, एक बार आ गया था नजर, ठीक है, लोगों ने देख लेना। तो ये बिजली का बिल 3 महीने का 1,17,000, 1,14,000 जी, 3 महीने का 1,14,000 है, 3,000 ऊपर उन्होंने जुर्माना डाला और 1,17,000 जो यहाँ पर बिजली का बिल है। यार मतलब ये इंडियन रुपीज में भी कितना हो गया दादा, ये मेरे ख्याल से 35-40,000 रुपए का बिल हो गया भाई। ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए महीना, भाई बहुत ज्यादा हो गया। मतलब अगर इसको 35,000 भी मान लिया जाए तो 13-36, 39, तो यानी करीब 12,000 रुपए महीने का बिल है। बाप रे बाप। रोहित दादा, आपका कितने का महीने का बिल है? 5, 5.5। वो भी गर्मी के मौसम में, सर्दी में 500 के 5,000। अरे 1,000 यार, 500 का बिल किसी का आया है आज तक जिंदगी में? तो अरे मेरा आता था सर, अभिषेक सर आता था ना, मेरा इस महीने का अभी जो बिल दिखा रहा है, हालांकि इसमें मैं 15 दिन ही रहा हूँ, वो दिखा रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 1,114 रुपए। 15 दिन 1,000 मतलब 2,500 के आसपास आ जाएगा। नहीं, वो पूरी रीडिंग जो आई है वो एक महीने की आई है, तो पुराने वाले किसी ने अपना पे नहीं किया होगा, कुछ ड्यू रह गया होगा। तो जैसे मुजफ्फर भाई ने दिखाया, मैं भी दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है
मुजफ्फर भाई जी दिख रहा है। तो ये मैं एसी तो मतलब रात को जब सोता हूँ तो चलाता ही हूँ, क्योंकि यहाँ उमस हो जाती है, और रात भर चलता है मेरा एसी। हम तो देखिए रात को हमारे जो प्राइम टाइम है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे तो उसका डबल रेट है। तो उसका अगर डबल रेट होगा तो हम इसका बिल भी, अगर हम उस टाइम में हम कोशिश करते हैं कि एक ही पंखा चलाकर और सारी फैमिली एक ही जगह पर बैठे, एसी ना चलाया जाए। रात को 12 बजे के बाद में एसी चलाया जाता है और वो भी 5-6 घंटे चलाते हैं। उसके बावजूद इतना जो अभिषेक सर एक पंखा और एक लाइट जलाता है पाकिस्तान के अंदर 15-16 हजार रुपए उसका बिल आता है। एक आम नॉर्मल गरीब बंदा जो मजदूरी करता है सुबह से लेकर शाम तक और वो 700-800 घर लेके जाता है, तो वो उसका 15,000 बिल आ गया। 15,000 से मुराद ये कि 500 रुपया तो उसने वो दे दिया बिजली का बिल, बाकी बच गया 200-300 रुपए। 200-300 रुपए में वो क्या क्या करेगा? वो सब्जी लेके आएगा, वो ग्रोसरी लेके आएगा, वो अपने बच्चों की तालीम पूरी करेगा, वो घर में कोई बीमार हो गया उसको दवाई लेके देगा। वो 200-300 में क्या करेगा? ये मुझे जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी बड़े जो ओहदों पर बैठे हैं, वो मुझे बना के दिखाएं एक बजट, एक आम जो नॉर्मल फैमिली है उसका बजट बना के दिखाएं कि वो कैसे गुजारा करे। अब मैं कहता हूँ कि वो आप 15,000 ना लगाएं, आप 30,000 भी लगा लें। जो एक एवरेज सैलरी जो एक यहाँ पर चल रही है, आप 30,000 लगा लें। 30,000 के हिसाब से मुझे एक फैमिली का बजट बना के दिखा दे कि जी इतने का दूध आएगा, इतने की सब्जी आएगी, इतने का बाकी सामान आएगा, इतने का। अब देखें ना, फ्रूट की तो खत्म ही होगी कि गरीब बंदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्रूट नहीं खा सकता। और दूध सिर्फ मैंने देखा है, बाज दफा मैं जब दूध वाली दुकान पे जाता हूँ तो वो जो आते हैं वो बेचारे एक एक पाव दूध लेके जाते हैं। हम आप सोचो कि एक बंदा जिसके घर में छोटा बच्चा है जिसने दूध पीना है, वो कैसे दूध पिलाएगा अपने बच्चे को? एक पाव दूध ले जाके वो ना तो वो खुद दूध पी सकते हैं ना वो चाय पी सकते हैं। तो मैं यकीन माने कि मुझे इतनी शर्म, इतनी मायूसी, इतनी, मैं खुद मरीज बन गया हूँ ये सारे पाकिस्तान के हालात देख के कि मैं नींद नहीं आती मुझे रात को कि यार ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। हमने जैसे रिवाहा जी यहाँ पर बात कर रही थी कि सोचा गया था कि पाकिस्तान एक बनेगा, उसके अंदर ये होगा, वो होगा, फलान होगा। तो जो मकसद था पाकिस्तान बनाने का वो तो पूरा इन्होंने कर लिया। ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका मकसद तो पूरा हो गया। उनकी जायदादें वो अंग्रेजों के पहले कुत्ते नहलाते थे, अब वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं वही लोग जो है। तो यकीन माने कि मैं और मेरे जैसे यहाँ पर करोड़ों पाकिस्तानी मायूस हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। और जिसके पास कुछ गुंजाइश है वो कहता है कि निकलो इस मुल्क से, भाग जाओ, अब बाहर निकलो, कहीं भी चले जाओ, मजदूरी कर लो, बाहर जाके जो मर्जी कर लो, लेकिन इस मुल्क के अंदर अब नहीं रहना। तो देखें, हमारी भी मेरी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करे, हमारे मुल्क के लोग भी खुशहाल हों, हमारे भी रेल पेल हो, यहाँ पर भी जो आम घर है उसके अंदर हर किस्म की आसाइश हो, उनके पास रोटी खाना पीना हर चीज़ हो। लेकिन उसकी प्लानिंग तो होती है ना, हमें नजर आए कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करी। हमें कोई किसी किस्म की इनके कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, इनकी कोई तवज्जो आवाम के ऊपर नजर नहीं आ रही। इनकी यही एक ही इनकी तवज्जो है कि किसी ना किसी तरीके से हम IMF से पैसे कैसे ले लें, हम UAE से पैसे कैसे ले लें, हम चाइना से कैसे ले लें, हम सऊदी से पैसे कैसे ले लें। भाई पैसे लेके फिर दोबारा IMF को, इन सारे मुल्कों से पैसे इकट्ठे करके फिर IMF को दे देते हैं, या जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो अयाशियां उनके अल्ले तल्ले नहीं पूरे हो रहे। तो अवाम का कब सोचेंगे? ये अगर यही हालात रहे साल 2 साल के अंदर, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो एक लूट मार का एक बाजार गर्म होगा। ये जो गरीब लोग हैं आखिर एक ना एक दिन इनका लावा फटेगा और ये घरों में दाखिल हो जाएंगे या इदारों में दाखिल हो जाएंगे। ये कुछ ना कुछ करेंगे। जब कोई भूखा मरता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, तो वो एंड तो फिर वही होता है कि यहाँ पर खूनी इनकलाब आता है।
तो ये तो काफी आपने एक ग्रिम पिक्चर पेंट की। वो तो खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं मुजफ्फर भाई, और आई गेस इससे पता चलता है कि दर्द कितना डीप है। तो दादा, क्या पाकिस्तान अपने लोगों की जो एक जरूरत है या अपने लोगों की जो जो वो खुशहाली है उसको पूर्ण करने में असक्षम है, और ऐसा क्यों है? पहले तो ये शिवाशीष का जवाब दे दूं। पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे बोलते हैं कानूक, वो है, और कुछ और भी हैं जो कि अब काफी लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कैपेसिटी कम है और डिमांड ज्यादा है। और दूसरा, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं वो हमेशा 2 से 5% तक ही आपका वो कर पाते हैं, डिमांड पूरी कर पाते हैं, कभी भी 100% नहीं कर पाते। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने बोला कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने कोशिश तो की, कोशिश ये की कि हम अपने कंट्री को खुश रखें, अपने कंट्री के लोगों को खुश रखें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स क्या आ गई? सबसे पहली चीज कि जमींदारी इन्होंने खत्म नहीं की। अगर जमींदारी खत्म नहीं की, उससे हुआ क्या कि एक जमींदार है, बाकी सारे लोग गांव में हैं, और वो जमींदार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। इंडिया में जमींदारी खत्म हो चुकी, तो गांव के 2000 लोग जो हैं वो अपने हिसाब से वोट करते हैं। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी की पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अब वहां पे जमींदार है, उस जमींदार को एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मेंबर बना लिया, तो सारे के सारे वोट अपने आप उसको पड़ जाते हैं। यहां प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होगी इनहेरेंट फॉल्ट रहेगी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में। पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में तब तक फॉल्ट रहेगी, तब तक पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एम्पावर नहीं होगी। क्योंकि ये नक्सलाइट प्रॉब्लम हमें क्या प्रॉब्लम कर रही थी, और नक्सलाइट्स को हम चल कैसे रहे थे? हमारे करीब 6 केस नक्सलाइट प्रॉब्लम झेल रही थी। क्यों ये चल रही थी नक्सलाइट माओवादी प्रॉब्लम, माओवादी क्यों? इनको सपोर्ट था पॉलिटिशियंस का। किन पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था? उन पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था जो कि नक्सलाइट्स को सपोर्ट करते थे, जो कि नक्सलाइट को पैसा दिया। एक माओवादी है, उसको इसने पैसा दिया, और एक आदमी है जो कि गांव का चीफ है, वो माओवादी है, उसको पैसा दिया, पूरे गांव की वोट अपने आप पड़ जाएगी, मेरे को ही पड़ेगी, सबको पता है, पैसा दिया हुआ है। ऐसे अगर 50 गांव सेट कर लिए, 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एक को दिया, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में आप एमपी का इलेक्शन खींच सकते हो, आप एमएलए का इलेक्शन खींच सकते हो, क्योंकि आपको गांव की अच्छी वोट्स मिल गई। अगर एक गांव में 1000 है तो 50,000 वोट आपके हाथ में सीधे आ गई। बाकी नॉर्मल कंटेस्ट तो है, 50,000 वोट आपके हाथ में दूसरे की कट के आपके पास आ गई। तो यही चीज पाकिस्तान में प्रॉब्लम दे रही है अभी। तो पाकिस्तान को अपनी रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं अपनी। जो एक सबसे बड़ी चीज जो होती है सरकारी कंपनीज, गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है कि आप ये बोलते हो कि जी हम पहले तो आपसे काम करवाएंगे, उसके बाद आपको पेंशन देंगे, तो नियरली पेंशन का जो खर्चा होता है वो डबल पड़ता है सैलरी से, ठीक है। दूसरी चीज, आप उसको कैजुअल लीव भी देंगे, आप उसको दूसरी लीव्स भी देंगे, ठीक है। तीसरी चीज, आप उसको घूमने फिरने का खर्चा भी देंगे, उसको घर भी आने देंगे। फिर उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, वो अपनी मर्जी से 10 छुट्टी मार जाएगा, वो आएगा काम नहीं करेगा, और आएगा काम करेगा। सपोजिंग एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, वो कोशिश करेगा जो माल मैं खरीद रहा हूं वो 10 रुपए का माल 15 रुपए में खरीदूं ताकि 5 रुपए मेरी जेब में जाए। तो ये प्राइवेटाइज करने से क्या होता है कि वो 10 रुपए का माल 8 रुपए में, 7 रुपए में, 5 रुपए में खरीदा जाएगा, तो आपका आउटपुट सस्ता बनेगा। जब आउटपुट जाएगा तो आउटपुट आपका 30 रुपए में आ रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि उसे 40 में बेचे ताकि पैसा उसका बने। ये या उसमें आउटपुट अगर 100 किलो निकला है तो उसमें से 4 किलो बेच दे, ब्लैक मार्केट में बेच दे ताकि वो जेब में आ जाए, उसे चोरी में दिखा दे, गायब दिखा दे। ये होगा, ये सारी चीजें होती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट फर्म्स में, जिसको कर्टेल करना बहुत जरूरी होता है। कर्टेल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस मिले होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट की कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं, कोयला, एक पावर प्लांट का करोड़ों रुपए का कोयला खरीदा जाता है, उसमें कमीशन भी करोड़ों का है, नीचे चपरासी से लेकर टॉप तक सब खाते हैं। तो इसमें ऐसा काम बहुत जरूरी है कि इन सबको प्राइवेटाइज कर दो, ताकि गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, वो सैलरी गवर्नमेंट की बचे, जैसे वो
कंस्ट्रक्शन में लगा है, जैसे वो रोड बनाने में लगा है, रोड बनाने में 50 मजदूरों को काम मिलेगा, 50 लोगों को काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। वो उससे हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों का फायदा होगा। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट चलाना बहुत जरूरी नहीं है। इट्स नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक कॉन्डम्स। ये बोला था उसने हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन ने। गवर्नमेंट कॉन्डम नहीं बनाएगी, उसका काम नहीं है। अगर बनवाने सस्ते तो आप उसको सब्सिडी दीजिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है होटल चलाना। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आज तक पाकिस्तान ने नहीं किया। सब्सिडी दे दीजिए, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी इंडिया में है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, फार्म सब्सिडीज हम नहीं देते हैं। क्या देते हैं हम? इसका मतलब थोड़ी है कि सब कुछ हम गवर्नमेंट का कर देंगे, एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट को, वहां पे करप्शन होगी। फिर दैट्स द प्रॉब्लम। आप रिक्रूटमेंट में करप्शन करते हैं, आप हर चीज में करप्शन करते हैं, ये जरूरी है। पाकिस्तान इनहेरेंट प्रॉब्लम से फंसा हुआ है जिस दिन से वो हुआ है, जिस दिन से वो आजाद हुआ है। और उसमें अब प्रॉब्लम यह है कि इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ एक है, प्राइवेटाइज 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 एंड प्राइवेटाइज। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में पैसा खाया जा रहा है। वो फारूक होगी खा रही थी, अरबों रुपए खा के भाग गई। कौन सी फारूक होगी ट्रांसफर पोस्टिंग्स में? अच्छा, क्यों ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा क्यों आता? आपकी पुलिस जहां पे बैठी है वहां पे वो करोड़ों रुपए आता है और करोड़ों रुपए ऊपर जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा आज, नहीं तो क्या। और IMF यही काम तो कर रही है। IMF बोल रही है कि तुम अपने कंट्री से करप्शन हटाओ, देखो सामान सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। यही बिजली अगर आप पाकिस्तान ने अपने पावर प्लांट्स, पाकिस्तानियों ने पावर प्लांट्स लगाए होते तो इससे आधी कॉस्ट में लगा होता, क्योंकि चाइना को दे दिया आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कभी किसी फॉरेन पावर के हाथ में होते हैं? हमारे पास एक एनरॉन डाबल पावर प्रोजेक्ट था, एनरॉन खत्म हो गया, वो डबल पावर प्रोजेक्ट रह गया। बनाता है बिजली, नक्था से बनाए किसी भी। हमारी गवर्नमेंट, ये एक इलेक्शन इशू बन जाता है कि आपने इतनी महंगी बिजली खरीदी है। महाराष्ट्र में इलेक्शन इशू बना था वो डबल पावर प्रोजेक्ट, तब उन्होंने बोला कि हम नक्था से बनाएंगे। यहां पाकिस्तान में कोई इलेक्शन इशू ही नहीं बनता, जहां पे जिस कंट्री में सिर्फ इसी चीज पे इलेक्शन लड़ा जा रहा हो कि भैया मैं तुम्हें इस्लाम दूंगा और तुम मुझसे इस्लाम के नाम पे वोट करो। चीफ जस्टिस को अपना जजमेंट बदलना पड़ा। अरे यार, ये ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो ये चीजें हो रही हैं, गलत है ना। तो इस चीज को पाकिस्तानी आवाम जब तक नहीं समझेगी, मामला गड़बड़ा जाएगा। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, थैंक यू रोहित दादा आपके डिटेल्ड आंसर के लिए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं डू यू नो साहब, वो पूछ रहे हैं कि इस डिस्कशन से क्या फ़ायदा होगा, कि क्या पाकिस्तान उठेगा, पाकिस्तान जगेगा। तो वो कह रहे हैं कि उनको तो नहीं लगता। प्लीज़ आस्क मुजफ्फर भाई टू स्पीक विद हायर अथॉरिटी ऑफ पाक एंड रेज हिज वॉइस। उसके अलावा एक हमारे रंजीत मेनन साहब हैं, वो कह रहे हैं आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। तो इन दोनों का उत्तर आप क्या देंगे कि क्या हमारे जो डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा या हम लोग बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, फायदा देखिए, फायदा तो इस हद तक जरूर है कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर से भी हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन उनकी तादाद बिलाशुबा कम है। फिर भी उन तक आवाज़ हमारी जा रही है। उसके साथ साथ जब भी किसी भी महकमे में हम जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने, हम नादरा के ऑफिस में भी गए थे जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो वहाँ पर भी हमने अपनी आवाज़ उठाई। और भी प्लेटफॉर्म है इसके साथ साथ, हम उसके ऊपर भी अपनी वीडियोस के क्लिप वगैरह और वो शेयर करते हैं। जहाँ भी बात होती है कहीं ना कहीं हम फिर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं हम, वो स्टूडेंट के साथ हो या पब्लिक के साथ हो, तो एक जनरल डिस्कशन भी होती है उनके साथ। हम बताते हैं कि यार ये जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर हमारे हालात ये बदल नहीं रहे तो हमें इनको बदलना चाहिए। हम हर दफ़ा इन्हीं जो 3-4 पार्टियां हैं इन्हीं को वोट दे रहे हैं, वही इमरान खान, वही नवाज शरीफ, वही जो जरदारी। तो इनके अलावा भी हमें कुछ ऑप्शन जो है उनको आजमाना चाहिए। तो
कहीं ना कहीं इस और चीज आपने आजमाया तो, I'm sorry मैं आपको बीच में टोको, क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन आपने आजमाया तो तहरीक इंसाफ पार्टी को, इमरान खान साहब को आप लाए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब के जमाने में उन्होंने 3 साल और 7 माह के करीब जो है वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, और वो अक्सर भूल जाते थे कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और उनकी जो वाइफ है उनको याद दिलाती थी कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट के अंदर ये बात भी बताई थी कि मैं जब पाकिस्तान के हालात देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ये उस वक्त की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो फिर वो कहते हैं, मुझे फिर मेरी जो मिसेज है, मेरी जो बीवी है, वो बताती हैं कि जी आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने इन मसलों का हल ढूंढना है। तो कहते हैं हाँ, फिर मुझे अंदाजा होता है कि मैंने ये जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या बेहतरी करे। और फिर जब 2-3 साल हो गए थे, उसके बाद में उसने कहा कि अब मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है। जो बंदा 12 बजे आए अपने ऑफिस हेलीकॉप्टर पे और 5 बजे वापस चला जाए, सिर्फ 5 घंटे काम करे, वो क्या उसकी परफॉर्मेंस होगी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें, नरेंद्र मोदी जी को, कि वो कितना काम करते हैं। मेरे ख्याल 16-18 घंटे वो डेली उनकी वर्किंग है। और उसके मुकाबले में वो देखें, आप इंडिया और पाकिस्तान में जो फर्क है वो आपके सामने है। एक जो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करती हुई नेशन के प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम कर रहा है, और बिल्कुल जिसकी मईशत बैठी हुई है, जिसके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और सब प्रॉब्लम में चल रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर 5 घंटे काम करता है और हेलीकॉप्टर से आता है और हेलीकॉप्टर से चला जाता है। तो फिर कैसे मुल्क तरक्की करेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर की ये हालत है जिस मुल्क की, वो मुल्क तो कभी तरक्की। उसको तो ये चाहिए कि वो 24 के 24 घंटे काम करे, कि वो सोचे कि यार हमने किस तरीके से इन लोगों को गुर्बत की शरह से ऊपर, कितने लोग हैं इंडिया के, हमने देखा पिछले चंद सालों के अंदर कितने करोड़ लोगों को गुर्बत की शरह से बाहर निकाला गया है। हमारे अभी 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे हुकूमतों को कोई परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है कि हाँ वो ये बच्चे जो बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे। ये इस मुल्क के ऊपर बजाय ये कि ये सपोर्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने में, ये इस मुल्क के ऊपर बोझ बनेंगे कि जो अनपढ़ बच्चा है वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो मजदूरी करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई हो या शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो हो, इनके पास कोई विजन है, इनके पास कोई सोच है, इनके पास कोई प्लानिंग है, इनके पास कुछ ऐसी चीज है कि वो ये इस मुल्क को बाहर निकाल देंगे। 3 साल 7 माह के अंदर मैं जो उस वक्त जो पोजीशन थी मेरी, अपना एक बहुत बड़ा यूनिट था, एम्ब्रॉयडरी का यूनिट था, वहां पर 6 एम्ब्रॉयडरी मशीन थी, करोड़ों रुपयों का यूनिट था मेरा, वो तबाह हो गया। इसी के दौर में नाकस पॉलिसी की वजह से हम बेशुमार हमने इनके साथ मीटिंग्स की। मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और मैं इसी ओहदे की बिना पर मैंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बेशुमार हमने मीटिंग्स की, उनको अपने मसाइल बताए, उनको अपनी तकलीफें बताई कि स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वही उन्होंने आज तक हमें दोबारा नहीं बुलाया कि हाँ जी आए यहाँ बैठे, अब बताएं कि कैसे इस इंडस्ट्री को बुहरान से बाहर निकाला जाता है। तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो फिर जिन्होंने ये काम बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया, नुकसान किया उन्होंने, वो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं इमरान खान से या हम दीगर से कि वो इस मुल्क को जो है वो मझधार से और ये मसाइल से बाहर निकालेंगे? कभी भी नहीं निकालेंगे। इनके अपने देखें कि इनके इमरान खान की बहनें कितनी अमीर हो गई हैं, ये हम सबको पता है। नवाज शरीफ की फैमिली कितनी अमीर हो गई है, ये हम सबको पता है। जरदारी साहब ने कितना कुछ माल बना लिया है, वो हम सबको पता है। अवाम कहाँ पर है, ये देखने की बात है कि जो अवाम आज से कोई 10-12 साल पहले एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हम खुशहाल थे या ये थे वो थे, लेकिन फिर भी 10-15 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हम इन मसाइल का हमें सामना नहीं था कि जो अब जिसमें हम फेस कर रहे हैं। वजह क्या है कि ये 10-15 साल पाकिस्तान ने बिल्कुल, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने काम नहीं किया। इन्होंने मुल्क को डुबोने का काम किया, इन्होंने मुल्क की जो नैया है उसको डुबो के रख दिया। कोई अभी भी मुझे जो है कोई इनमें ऐसा नजर नहीं आ रहा बंदा के जो कहे कि जी हाँ अब हमारी ये प्लानिंग है, हम आइंदा 1-2-3 साल के अंदर
पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम होगा, पाकिस्तान की जो इस वक्त इंडस्ट्री बंद है उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, होता है ना कि काम हो रहा होता है तो बंदे को नजर आता है कि जी आगे ये अब इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे हैं, काम कर रहे हैं, इसका आउटपुट आएगा, कुछ बेहतरी नजर आएगी। जब आपने किसी की चीज की प्लानिंग नहीं करनी, उसके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं करनी, तो फिर मैं कैसे होपफुल हूँ, मैं कैसे उम्मीद रखूं जब जो नजर ही कुछ ना आ रहा हो हमें। अच्छा रिबाहा जी, आप क्या देखती हैं कि क्या ये जो समस्याएं हैं पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, आप तो एक यूथ भी हैं, जॉब भी आपकी परेशानी होगी, आपके जो दोस्त होंगे उनकी जो इनकम है, उनकी जो अर्निंग की ड्रीम्स हैं, उनकी जो जॉब की एस्पिरेशन है, ये सब कैसा चल रहा है वहां पे? और ये भी बताइए आपके यहाँ पे ये चिप्स विप्स के रेट, कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि पेप्सी कितने की है, कोला कितने का है, चिप्स कितने का है? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अगर आलूओं की बात करें, चिप्स तो सीसी बनती है, आलूओं की बात करें तो वो पर केजी 87 या 78 रुपीस पर केजी मिल रहा है, ठीक है। और चिप्स जो है वो एक तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मुझे तो ऐसा लगता है गंद बिलाई खा रहे हैं हम, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ताकि हेल्थ इश्यूज ना हो सकें। और दूसरे नंबर पर कोक की जो प्राइस है, मेरे ख्याल से जब मैं छोटी थी तब मैं ना बाहर से घर वालों के लिए सौदा लेने के लिए जाया करती होती थी, तो तब मैं देखती थी कि एक जम्बू साइज की जो पेप्सी की बोतल है ना, वो 100 रुपए की मिलती थी। तो अब वो वही चीज जो है हम देख लें 400-500 में सिर्फ एक बोतल मिलती है। और देखिए हालात कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। और हमें सोचना चाहिए कि हम एक छोटी छोटी चीजों से खाने पीने की, आज पता नहीं सर सारे मुझसे खाने पीने का क्यों नाम ले रहे हैं, मुझे भूख लग गई है। तो बात करने का मकसद ये है। मैं शिवाशीर जी का एक अच्छा प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए रिबाहा जी। वो पूछ रहे हैं कि हालांकि रोहित सर और मैं तीनों लोग से इसका उत्तर दूंगा छोटा। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ब्लैक मनी है, क्या एक बार नोटबंदी ना करे पाकिस्तान सरकार? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको लगता है कि अगर डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी कर दी जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, रिबाहा जी? सर बेसिकली पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस टाइम, हमें ये एक छोटी सी वजह है, हमें अपने मुल्क में चीज़ों को बनाना चाहिए, ठीक है। और डी डॉलराइजेशन जो है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। ऑब्वियसली हम कब तक डिपेंड रहेंगे किसी पर। और आपने वो पिछले जब मैं रोड शो किया करती थी सर, यहाँ पर एक न्यूज़ चढ़ी थी, चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि आप तब पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब चल रहे थे, तो चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि आप हमारी करेंसी जो है ना अपनी कंट्री में यूज़ करना शुरू कर दें और उससे आप ट्रेड करें और अपनी जो है वो रुपी वगैरह को उड़ा दें। तो वो अपना इन्फ्लुएंस तो खैर नहीं, वैसे इस पे अमल पैरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम अमल पैरा होता तो हम तो सारा कुछ उन पे डिपेंड कर रहे थे ना। जो हम यहाँ पे, मैं अभी पिछले प्रोग्राम में सरकास्टिक वे में बात कर रही थी कि फ्रांस बनेगा पाकिस्तान, यहाँ पे मैं चाइना, ये फिर कहता होगा कि पाकिस्तान बनेगा चाइना, इस तरह की बातें जो है फिर वो चलती। तो हम उन पर डिपेंड कितना करते हैं। अभी भी हम बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों पे, प्रोडक्ट्स पे जो है वो हम बाहर पर ही डिपेंड करते हैं, चाइना पर डिपेंड करते हैं, और मतलब हर कंट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। इवन के चाहे ऑयल का मामला हो, चाहे वो राइस का मामला हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हम जो है डिपेंडेंसी उन पे ही मतलब बाहर से ही रख के बैठे हुए हैं। और अगर इन मामलात को हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, मैं नहीं जानती कि नोट जो है इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारे ऑफिशियल्स को चाहिए कि वो इस पर जो है गौर फिक्र करें और इस तरह की पॉलिसीज मेक करें। एक चीज़ से नहीं होगा सर, मतलब एक हर फील्ड पे हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर आज भी हम जो है वो अपने बंद दिमागों को कॉल कर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आज से 20 साल के बाद पहुंच जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और रही बात, इससे पहले आपने टमाटर, आलू, प्याज और इन चीज़ों की जो है वो इन मामलात में भी हम जो है दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड है। हम जहरीले टमाटर लेने जब से हमने छोड़े तब से हम जहरीले हो गए, तो हमें जहरीले होना छोड़ देना चाहिए और ताकि हमारे हालात जो है वो जो जहरीले हुए हैं वो खत्म हो जाए, जहरीले होना। तो
देखें, किसी से नफ़रत करके आप कब तक ज़िंदा रह लेंगे? हमें अपने दिलों में मोहब्बत और पीस से और एक अच्छी नीयत रखकर काम क क्या आगाज़ करना चाहिए। तो जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्री उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। ये एक कड़ी है जिससे हमारे कंट्री के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह अगर हम कुछ सोचने की कोशिश करें, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बल्कि हर पर्सपेक्टिव पर हम लोगों को अच्छे तरीके से नज़र डालने की ज़रूरत है इस टाइम। अच्छा मुजफ्फर भाई, मैं यही क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, क्या डीमोनेटाइजेशन करके फायदा होगा? ब्लैक इकोनॉमी रुकेगी, कुछ होगा? मुज़फ़्फ़र भाई की आवाज़ ही नहीं आ रही। मुजफ्फर भाई म्यूट है आप। जी, ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के 5,000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया जाए, और उसकी जगह जिस 20,000 का ले आया जाए। जी और उसकी जगह 20,000 का ले आया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने 1,000 का बंद किया, उसके बाद नोट ही नहीं मिले थे, 2,000 का छाप दिया। कोशिश हो रही है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान का हमेशा से ही इशू रहा है कि हमारी एक, आपने देखा होगा, मॉडल है अयान अली, वो डॉलर भर भर के अपने बैग में लेके जाती रही है और कोई रोकने वाले नहीं एयरपोर्ट पे। और वो खास एक जो हमारे इस वक्त मुल्क के बड़े ओहदे पर विराजमान एक शख्सियत है, उनके लिए वो काम करती थी। तो जिस मुल्क का आप सोचे जरा, अभिषेक भाई, आप इमेजिन करें कि मोदी जी इस मुल्क का सरमाया लूट लूट के बाहर भेजते रहे, तो इंडिया मैं तरक्की आपको करने। नाम रोकूंगा, मोदी जी अपना सरमाया लूट के बाहर भेजे। जरा ये नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जी, ये लिखा, मजीद जिहाद करोगे तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, अब तुम्हारे हालात खराब हो जाएंगे। ये अच्छा रमन अच्छा, बिश्नोई जी कह रहे हैं। हाँ अब आप बताएं कि अगर बाहर ले जाएंगे पैसा तो। देखिए, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपके मुल्क के बड़े जो हुक्मरान हैं, मोदी जी हैं, आपके राहुल गांधी जी हैं, आपके और भी जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो सारे के सारे इंडिया को लूटना शुरू कर दें और इंडिया का सरमाया बाहर मुंतकिल करने, तो आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब जरूर होगी। हमारे मसला यही है कि आप जो मर्जी यहाँ पर प्लान कर लें, लेकिन उसका अल्टरनेट इन्होंने पहले, जो लोग खुद डॉलर को बाहर भेज रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो कैसे ये सारा कुछ करने देंगे? तो मसला कहीं और है। मसला ये है कि जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये लोग इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे मसले हल नहीं होने। और ये सोच ही नहीं रहे। ये तो पता नहीं ऊपर से क्या लिखवा के लाए कि पता नहीं हमने मरना ही नहीं है, हमने इधर ही रहना है। और ऐसे ऐसे इन लोगों को मैं अब क्या मैं यहाँ पर बात करूं कि एक जो इन जो बड़े लीडर हैं, उनमें से एक जो लीडर है जो जिन्होंने बहुत पाकिस्तान को लूटा है, उनके बारे में ये खबर है कि वो सिर्फ भिंडी के अलावा कोई और चीज नहीं खा सकते। सही बात है। उनको ये बीमारी है। तो भाई, पैसा आपने क्या करना है? कुछ खौफ करें खुदा का, कुछ रहम करें अवाम के ऊपर। बहुत भिंडी आपने नहीं, लूट लिया, बहुत भिंडी लूट नहीं, लिया। जी, घिया था, घिया के सिर्फ वो घिये की सब्जी खा सकते हैं और मेरे ख्याल से उनकी किडनी फेल हो चुकी है और वो सिर्फ घिये की सब्जी खा रहे हैं और इसके अलावा कौन कुछ कौन कौन? तो या तो फिर वो डॉलर खा रहे हैं साथ, घिया और भिंडी के साथ वो डॉलर साथ खा रहे हैं। ये अरे हमें तो कौन यही है लग वो रहा जो घिया भिंडी खा रहे हैं? नाम छोड़ दो ना, नाम छोड़ दो ना। नाम छोड़ दे नहीं, सर, घिया खा रहे हैं, भिंडी नहीं। वैसे मेरी भी लाइफ यही है, मैं घिया भिंडी पे ही जिंदा हूँ। तो इसका मतलब पैसा आपके पास भी बहुत है। सर पैसे आपके पास भी बहुत है। हाँ है, पर पता नहीं है कहाँ है वो। तो वो तो तो आप डॉक्टर भी साहब, पता होगा ना। मसला जो है ना, मसला ये है कि जो हमारे इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जितने भी हैं, जो जो स्टेक होल्डर हैं, सीधी सी बात है, उसमें ये देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो जो हमारी अदलिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो हमारे और जो इदारे हैं, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूंगा तो आप मुझे कल देख नहीं पाएंगे, वो और ये सारे जो अगर ये सोच लें कि हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, आज से हम जो है वो एक जो अपने आईनी हदूद के अंदर रहेंगे और इस मुल्क के और इस अवाम के लिए हम काम करेंगे आज से, तो कल से ही पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कल से ही आप देखेंगे, अरे कल से आपको चीजें। तो मनोज गोयल साहब ने इतना बढ़िया सॉल्यूशन बताया भाई, हेड्स ऑफ। वो कह रहे हैं केजरीवाल को पाकिस्तान बुला लो, सारे पाकिस्तान की बिजली पानी फ्री कर देगा। यार ये आइडिया बड़ा जबरदस्त दिया मनोज साहब ने भाई। गुड वन मनोज जी। हाँ जी, तो देखिए जी, हमें
देखिए कोई भी लीडर है वो उसके लिए एग्जाम्पल होता है। हम जब भी भारत की बात करते हैं तो इसीलिए बात करते हैं कि हम हमारे जैसे आप लोग हैं, हमारे जैसा सारा आपका जो जितनी भी चीजें मिलती जुलती है दोनों देशों की, तो अगर आप लोग इतनी तरक्की कर सकते हैं, चले हम आप जैसी तरक्की ना करें, फिर भी हम तरक्की की राह पर गामजन तो हो जाए ना। हमारा मुल्क हमें नजर तो आए कि बेहतरी की जानब जा रहा है। आपकी जीडीपी 8 पे हो, हमारी जीडीपी जो है 1 पे हो, ये देखें ना, फर्क तो ये है कि आप के जो फॉरेन रिजर्व है वो 650 से ऊपर हों और हमारे फॉरेन रिजर्व 13 हों और वो भी मांगे तांगे के हों, ये फर्क है ना। तो हम यही चाहते हैं कि हम चले आप जैसा नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए हमारे मुल्क के अंदर, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आए, कुछ सीख लें। कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जी से सीखे कि वो कैसे काम करते हैं, हमारी काबीना के लोग उनकी टीम से सीखें कि कैसे करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें यार कि वो किस तरीके से लेके चलते हैं कि अमेरिका के आगे भी डट जाते हैं, रशिया से भी ट्रेड कर रहे हैं, इवन चाइना से ट्रेड कर रहे हैं कि चाइना जो इंडिया का ये समझे कि जैसे एक दुश्मन वाला हिसाब है, तो उससे भी ट्रेड हो रही है। तो हम यहाँ पर अपनी अना को सामने ले आते हैं कि नहीं जी हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। थोड़ा सा मसला होता है हम अफगानिस्तान का वो चमन बॉर्डर हम बंद कर देते हैं, कोई मसला होता है हम ईरान का बॉर्डर बंद कर देते हैं। मुल्क का सोचो, अपने मुल्क की बेहतरी का सोचो। जिस दिन हमारे हुक्मरान अपने सबसे पहले देखे यहाँ पर मैं जब भी बात करता हूँ किसी से, कोई कहता है जी मेरे लिए इस्लाम पहले, कोई कहता है जी मेरे लिए मेरी बरादरी पहले, कोई कहता है जी मेरे लिए फलां चीज पहले, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जी मेरे लिए जो है वो जो मौलाना तारिक जमील साहब पहले, कोई कहता है जी अलियास कादरी पहले। मुल्क को पहले कब रखेंगे? यहाँ जब पाकिस्तानी ये सोचेगा कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, और यही सोच हमारे हुक्मरानों के अंदर जब जाएगी तो मेरा ख्याल है उस वक्त पाकिस्तान फिर फिर मैं पुरुम्मीद हूँगा, मेरे अंदर होप भी आएगी कि हाँ अब हमारी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को सोच रही है। ड्यूल नेशनलिटी है, आप उठा के देख ले जितने सबके पास ड्यूल नेशनलिटी है, इनके बिजनेस है, जब थोड़ा सा मसला होता है ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है कि इनकी ड्यूल नेशनलिटी खत्म की जाए, इनको बोला जाए कि आपने एक पासपोर्ट रखना है, या पाकिस्तान का रख ले या आप यूएसए का रख ले, या पाकिस्तान का रख ले कनाडा का रख ले, पाकिस्तान का रखना है यूके का। तो भाई इनको जरा मसला होता है ये भाग जाता है, यूके भाग जाते हैं, कोई अमेरिका भाग जाता है, कोई कनाडा भाग जाता है, कोई जर्मनी भाग जाता है। तो अपना मुल्क ये समझते नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि जी हमने यहाँ पर जो अपने हुक्मरानी करनी, हमें तो ये इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। ये अंग्रेजों के पहले गुलाम थे, अब वो गुलामी जो है वो हमारे ऊपर इन्होंने डाल दी। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले जो हमारे ऊपर जो अब हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये सोच पता नहीं कब बदलेगी इनकी कि इस मुल्क के बारे में ये सोचेंगे। जिस दिन ये सोचना इन्होंने शुरू कर दिया उस दिन भाई ये सारी चीजें जो है बेहतर हो जाएगी। अच्छा रोहित दादा, आपसे ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान में कभी एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि 2 से 2.5 मिनट में अपनी बात। मुझे पाकिस्तान के पिछले कुछ प्राइम मिनिस्टर्स में ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ, बन सकता है अगर उसके ऊपर आर्मी का हाथ हो तो। हालांकि ऐसा मुश्किल इसलिए है, जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके के लोग, जिस तरीके की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है कि एक जमींदार है वो अपने पूरे गांव को मैनेज कर लेता है, तो जमींदारों से सेटिंग बहुत जरूरी है, और जमींदारों से सेटिंग जो करेगा वही आ पाएगा। कोई आदमी नॉर्मल चाय वाला जमींदारों से सेटिंग करे ये थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं लगता क्योंकि जमींदारों में अपने आप में या अमीर लोगों में अपने आप में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग जो देखते हैं पहले जरूर रहे होंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैंने सारे सबकी हिस्ट्री नहीं देखी है क्योंकि बहुत सारे आए, शाहिद का खान अब्बासी आए, चौधरी साहब आए, बहुत सारे आए, लेकिन ये सब एक्चुअल पावर नहीं थी इनके हाथ में, एक्चुअल मास बेस्ड लीडर्स भी नहीं थे। मास लीडर्स जो हैं वो या तो शरीफ हैं या भुट्टो जरदारीज हैं या इमरान खान हैं, टू एन एक्सटेंट सम चौधरीज भी थोड़ा मास बेस्ड रखते हैं। बाकी अगर आएगा तो वो किसी इस्लामिक पार्टी से जरूर आ सकता है। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बने, इतने तो रिसोर्सेज ही नहीं होते ना। इंडिया की बात अलग है,
इंडिया की बात अलग है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ऐसे बहुत सारे चाय बेचने वाले हैं जो कि पॉलिटिक्स में लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी में थे, उसके बाद आरएसएस का बैकग्राउंड था, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक किस्मत भी अच्छी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया इसलिए गया था कि उस समय बीजेपी हारने वाली थी और सडनली ये गोधरा में वो डिब्बा चल गया और उसके बाद दंगा हो गया और दंगे का सेहरा पूरा का पूरा मोदी, सबने मोदी को ब्लेम किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मोदी को ब्लेम किया था कि मोदी ने दंगा करवाया। मोदी ने हिंदूज ने सोचा कि मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है दंगे का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बाद से मोदी गुजरात कभी हारे नहीं। एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी हिंदूज को ये लगा कि वो दंगा सच में मोदी ने करवाया था, हालांकि उसमें मोदी का कोई हाथ नहीं था, तो वो मोदी के सिर पे वो दंगे का ताज लग गया, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही जैसे बोलते प्रोमिनेंट फेस में आ गए, प्रोमिनेंट बन गए। हाँ, ये जरूर है कि देवेगौड़ा बहुत गरीब फैमिली से आते थे, मनमोहन सिंह बहुत गरीब फैमिली से आते थे, लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब फैमिली से आते थे, बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स थे हमारे। कोई बहुत अमीर फैमिली से मोरारजी देसाई भी नहीं थे, बहुत अमीर फैमिली से उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी नहीं थे, तो ये हैं बहुत सारे गरीब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन अच्छा, ईस्टर्न यूपी में अगर आप देखें, आप खुद ईस्टर्न यूपी से आते हैं, तो ईस्टर्न यूपी के जो सिचुएशन है वहां पर लाल बहादुर शास्त्री उस जमाने में, आज तो फिर भी ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी दोनों में पैसा आ गया, उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री के तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो नाव से रोड नदी क्रॉस कर ले, हमने किताबों में पढ़ा, वो तैर के क्रॉस करते थे तब स्कूल जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन पाकिस्तान में हो पाएगा मुझे नहीं लगता अभी। रिबा जी, क्या पाकिस्तान में कोई चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है? सर ये तो मुझे ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं कभी कभी मेरिट पे नहीं भी होती हैं, और अगर मेरिट पे ना हो तो फिर एक चाय वाला कभी भी स्पेस नहीं ले सकता कि वो हुकूमत करे। तो और कुछ कहना चाहेंगे कि बस यही कहना है? क्या कोई एक नॉन क्या एक ज्यादा के बारे में आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं ये पूछ रहा कि क्या कोई एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली का बंदा, साधारण बंदा आप जैसा, मुजफ्फर भाई जैसा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसने रेहड़ियां लगाई हो, मुर्गी के वो अंडे बेचे हों, ऐसा कोई सामान्य आदमी क्या पाकिस्तान? पहले तो रेहड़ियां लगाई ही नहीं, और सबसे पहले तो हमने मुर्गी जो है वो बेची नहीं, उसके अंडे भी नहीं बेचे, और तीसरे नंबर पे कि हम बेच भी लेते तो हम कभी ना बनते, हम अभी नहीं बन पा रहे। खत्म हो गई। मैं एग्जाम्पल पूछ रहा था भाई, किसी ने, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुर्गी की रेहड़ियां लगाई हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई आदमी जो मुर्गी की रेहड़ियां लगा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगी? आपने क्वेश्चन की रेड़ मार दी बेसिकली। आप नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बता तो दिया, अब क्या बताऊं आपको। ये मुझे रिबा जी का बहुत अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन यस और नो में आंसर कर देती है, एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू रिबा जी, आपने इतना गूढ़ ज्ञान दिया है हमारे दर्शकों को, वो भी हैरान परेशान हो जाएंगे जी। तो वही नहीं बन सकता भाई, आगे निकलो यार मिश्रा, ये इनका मतलब यही था। ठीक है, ये अब हम यही प्रश्न हम आखिरी प्रश्न अपना लेंगे मुजफ्फर भाई से। मुजफ्फर भाई, क्या कोई एक साधारण पाकिस्तानी जो कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आता है, पाकिस्तान के लोग उसको वोट दे करके पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे? क्या ऐसी कोई हिस्ट्री है या कोई ऐसा फ्यूचर आप देखते हैं? इतिहास में कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हों जो बहुत गरीब घर से हों? जैसे दादा ने बताया कि मोदी जी बहुत गरीब घर से थे, मोदी जी कैसे हिंदू हृदय सम्राट बने, वो मेरे भी हृदय में वास करते हैं, मैं उनका बहुत। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आपको पता है कि यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो जो एमएनए या एमपीएस बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उन्होंने बनना है तो उनको पहले पार्टी की टिकट लेनी पड़ती है। तो वो एक इजलास होता है पार्टी का, उसके अंदर वो कैंडिडेट जाते हैं और कैंडिडेट को देखा जाता है कि ये कैंडिडेट कितने इसके पास वर्थ है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर जो पंजाब असेंबली के मेंबर के लिए अगर जाता है कोई उम्मीदवार के लिए,
तो उससे पूछा जाता है भाई आप कितने पैसे, ये टिकट आपको मिलेगी तो आपने कितने पैसे इसको देंगे, तो उसके लिए फिर बोली एक किस्म की लगती है। उसके अंदर आपने पीछे देखा होगा कि हम पाकिस्तान का एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका बेटा और एक और ब्रोकर, वो जो पार्टी टिकट के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने करोड़ की, पता नहीं 8 या 10 करोड़ रुपए की टिकट जो है वो बेची जा रही थी। वो कह रहा था कि मैं आपको ये टिकट ले दूंगा, आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आगे दूंगा। तो आम बंदे के पास ये पहले बताया ना कि 8-10 करोड़ कहाँ से आएगा कि वो पार्टी की टिकट लेगा। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कभी भी गरीब बंदे को वोट ही नहीं देती, कि जो जिसको पता हो ना कि इसके पास गाड़ियां नहीं है। हमारे जो इलेक्शन कैंपेन होती है पाकिस्तान के अंदर, उसमें बड़े बड़े वीगो डाले आपको हायर करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी आपको गाड़ियां हायर करनी पड़ती है ताकि इम्प्रेस हो। और ये सोच देखें, पाकिस्तानी अवाम की सोच ये है कि जिसके जब वो उसका कॉन्वॉय जाता होता है, काफिला जा रहा होता है, तो उसमें जो बड़ी बड़ी जब लैंड क्रूजर और वीगो डाले और सिक्योरिटी वाले ना हो तो उस बंदे को वोट ही नहीं देते यहाँ पर। और साथ में पार्टी का टिकट आपको 8-10 करोड़ का पार्टी का टिकट लेना पड़ता है। तो आम बंदा कैसे, यहाँ पाकिस्तान के अंदर आम बंदा तो काउंसलर नहीं बन सकता, आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो ये सारे मसले हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं बन सकता आम बंदा, पाकिस्तान के अंदर एक क्लर्क नहीं बन सकता, पाकिस्तान के अंदर आम बंदा एक काउंसलर नहीं बन सकता, पाकिस्तान के अंदर एक आम बंदा जो है वो कुछ भी नहीं बन सकता। सर मैंने 2 लफ्जों में कहा तो मुझे जो है इतनी बातें सुनने को मिली। आपने भी वही बात जो है घुमा फिरा के कश्मीर से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर, लाहौर से कहाँ तो कहाँ से कहाँ। वो देखिए मैंने एग्जांपल देके बात बताई ना कि पाकिस्तान, देखिए इसमें देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हो गए कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब नासूर साहब, उनका जो बेटा है, अब मेरे ऊपर ये कोई लग ना जाए कोई दफा कोई, अब मुझे कोई साकिब नासार क्या नाम है, निसार साहब, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो वो उनका बेटा जो है वो डील कर रहा है कि मैं आपको पार्टी टिकट लेके देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे लगवा दो तो मैं आप, तो बताएं आम बंदा, मेरे पास तो देने के लिए मैं 5 लाख नहीं दे सकता, तो मैं यहाँ से 5 या 10 करोड़ कैसे दूंगा। और उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन होती है, वोट खरीदे जाते हैं। अभिषेक सर, मैं इस चीज का चशमदीद गवाह हूं कि मैंने ऐसे देखा कि शनाख्ती कार्ड जो आईडी कार्ड है वो जमा किए जाते हैं और उसके बदले में 5,000 रुपया दिया जाता है और बोला जाता है कि जी आपने फलां दिन आना है, आपने वोट डालना है, और 5,000 रुपया एक वोट की इस दफा जो कीमत लगी है। तो आम बंदा कहाँ से पैसे देगा? 10 वोट खरीदने होंगे तो 50,000 रुपया देना पड़ेगा। हमारे पास तो बिजली के बिल देने के पैसे 50,000 नहीं है, तो हमने 10 वोटों के लिए 50,000 कहाँ से देना है? और ये लाखों वोट होते हैं जो वोट पोस्ट होते हैं। आपको पता है कि तकरीबन 1 लाख वोट, 1 लाख को 5,000 से आप मल्टीप्लाई करें कितना पैसा बनता है। जो पार्टी टिकट आपने देनी है वो अलग से देनी है, जो बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को खाना खिलाना, ये करना वो अलग से है। तो ये गेम तो जाती है करोड़ों में, 30-40 करोड़ तक ये गेम जाती है। और जब एक बंदा जो है वो 30-40 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है इलेक्शन के ऊपर, जब वो जीतेगा तो आपके ख्याल में वो बड़ा ईमानदार और बड़ी मेहनत और बड़ी वो लगन के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा? नहीं, वो सबसे पहले अपने पैसे पूरे करेगा, सबसे पहले अपने पैसे पूरे करेगा। वो लूटेगा इस मुल्क को, वो अवाम को लूटेगा। तो ये एक सीधी सी ये क्वेश्चन अगर रिवाज जी से पूछना होता तो वो कहते हैं हाँ वो करेगा, बस बात खत्म करिए। रिवाज जी ने तो आज पूरी वही कर दी। सो आज का कार्यक्रम 1 घंटा 3 मिनट का हो चुका है। लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं कि बंद कर दो भगवान के लिए। तो अल्लाह के लिए, जिसके भी लिए। तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिव्यक्त क्या कहते हैं उसको, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों ने हमें प्यार दिया। आपके जो भी राय हों वो सारी राय हमारे सराखों पे, क्योंकि आप ही अंत में निर्णायक जूरी हैं। आपका ही डिसीजन इस देश में चलेगा। फालतू बात, हाँ बताइए फालतू बात। मैं कह रही हूँ सीधी बात, नो फालतू बात। तभी हाँ वो आप बनेगा नहीं जी, बात खत्म, आगे चल निकल ले। अब भैया हैरान हो गए।
बिल्कुल सही, ये बात तो है। अच्छा, इनको वहां लेके जाओ ना, वरनसाई, वहां पर होता है ये काम। वहां पे लोग, आदमी सुबह से शाम तक ढाबे पे बैठ के समझा रहा है, अरे यार ये पॉलिटिक्स है। मतलब वो यूपी में ना एक खूबी तो है कि आदमी सुबह 6 बजे से जो ढाबे पे बैठता है और शाम तक साले रात तक ढाबे खाली नहीं होते, पॉलिटिक्स का डिस्कशन हो रहा है तो। अच्छा, वो जिनके घर के लोग वहां बैठ रहे हैं उनके घर में खाली होते सब, उनके घर के लोग तू खाली ढाबेबाजी कर रहा है। खैर एनीवेज, सो आप सब जुड़े हमारे साथ। आज 160 की संख्या हमने टच की है। आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोहित दादा का अपना चैनल है, न्यूज ब्रेक्स फर्स्ट हियर, वो आप उनके चैनल पे देखें। मुजफ्फर भाई हैं, बहुत जिसे कह लीजिए विविध आयाम के प्रोग्राम को उठाते हैं। उनके प्रोग्राम एक वाइड स्पेक्ट्रम पे आप देख सकते हैं, कई टॉपिक्स को करते हैं। रिबाहा जी फिर से अपनी चैनल को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा टफ टाइम से गुजर रही हैं, तो इनका भी सपोर्ट कीजिए। सबसे अच्छी बात है कि स्माइल इनके चेहरे पे हमेशा रहती है। तो मुजफ्फर भाई, रिबाहा जी, रोहित दादा और मेरे सारे दर्शक गण जो आप लोग जुड़े मेरे साथ, आपने अपना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इसी के साथ नमस्ते, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे अगले शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।